हेलो दोस्तों, थ्रिल पॉइंट में आपका स्वागत है। 25 अगस्त 2022 मुंबई के अंधेरी में रहने वाली 15 वर्षीय वंशिता राठौर अपने घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी। लेकिन जब वंशिता शाम होने तक भी घर वापस नहीं लौटी तो उसके घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद घबराए माता पिता ने वंशिता को आसपास के इलाके में भी तलाश किया, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला और आखिर तक हार कर उन्होंने लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनकी दी गई तहरीर के आधार पर अंधेरी पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया। अपहरण का केस इसलिए दर्ज किया गया था क्योंकि लड़की नाबालिग थी और फिर 26 अगस्त को यानी एक दिन बाद नया गांव के लोगों की नज़र रेलवे स्टेशन के करीब एक झाड़ी में पड़ी। झाड़ी में एक सूटकेस पड़ा हुआ था। उस सूटकेस से दुर्गंध आने लगी थी। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत नया गांव रेलवे पुलिस को सूचना दी क्योंकि यह मामला हत्या का था। इसलिए नया गांव रेलवे पुलिस ने तुरंत फोन करके अंधेरी पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूटकेस के अंदर से एक लाश, एक स्कूल ड्रेस और एक कंबल मिला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। साथ ही पुलिस ने उस स्कूल ड्रेस की जांच करके स्कूल के बारे में भी पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने उनको फ़ोन किया जिनके घर वालों ने 25 तारीख को अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने उन्हें बताया कि हमें एक लड़की की लाश मिली है, इसलिए आप यहां आकर शिनाख्त कर लीजिए, कहीं यह आपकी बेटी की लाश तो नहीं है। इसके बाद वंशिता के घर वाले दिल को मजबूत करके पुलिस के पास पहुंचे। वहां से उन्हें पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि हाँ, यह उनकी 15 साल की बेटी वंशिता की ही लाश है, जो एक दिन पहले स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। वंशिता के माता पिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। पुलिस ने उनको कहा कि आपकी बेटी को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उसके कातिलों को बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है या आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। जैसे ही पुलिस ने उनसे यह सवाल पूछा तो घर वालों ने तुरंत एक ही जवाब दिया कि हाँ, हमें एक लड़के पर शक है क्योंकि वह लड़का हमारी बेटी को बहुत परेशान करता था और हमें सिर्फ शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन भी है कि उसी ने वंशिता की हत्या की होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने उस लड़के को बहुत ही डांटा फटकारा था और उसे चेतावनी भी दी थी कि अगर कभी उसने हमारी बेटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है उस लड़के ने ही वंशिता की हत्या की हो। उन्होंने पुलिस को बताया कि उस लड़के का नाम संतोष मकवाना है। साथ ही लड़की के घर वालों ने पुलिस को संतोष का मोबाइल नंबर भी दे दिया और एड्रेस भी बता दिया। इसके बाद पुलिस ने संतोष मकवाना के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की। साथ ही पुलिस की टीम ने संतोष मकवाना के घर पर छापा मारा, लेकिन संतोष वहां पर नहीं था और जो नंबर वंशिता के घर वालों ने पुलिस को बताया था वह नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। या तो जाहिर सी बात थी, जो सत्य है वह बचने के लिए अपना मोबाइल तो स्विच ऑफ ही रखेगा। और पुलिस के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि पुलिस को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है तो ऐसे में संतोष को कैसे पकड़ा जाए और कैसे उस तक पहुंचा जाए। अब मुंबई पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसके बाद पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया ताकि अगर वह मोबाइल किसी भी समय किसी भी जगह पर ऑन हो तो उसके बारे में पुलिस को तुरंत जानकारी मिल जाए। और फिर पुलिस के इस प्रयास का परिणाम बहुत ही जल्द सामने आया। 27 अगस्त को पुलिस ने देखा कि संतोष का मोबाइल केवल 10 सेकेंड के लिए ही ऑन हुआ था, लेकिन जब पुलिस ने सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे स्रोतों से पता किया कि यह फ़ोन मुंबई में नहीं बल्कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में है, इसके बाद यह पता लगाया गया कि अहमदाबाद में किस जगह है और उसकी टावर की लोकेशन क्या है। तो पुलिस को पता चला कि अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन का जो टावर है उस टावर से यह मोबाइल मात्र 10 सेकेंड के लिए कनेक्ट हुआ था। जब फ़ोन ऑन हुआ था तो वह 5:20 का समय था। अब पुलिस को लगने लगा था कि हो सकता है संतोष मकवाना और विशाल या दोनों ही ट्रेन में बैठकर मुंबई से अहमदाबाद पहुंचे हों और अहमदाबाद में उतरकर कहीं छुपने की कोशिश कर रहे हों। इसके बाद नया गांव पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस ने रेलवे स्टेशन और उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे यानी होटल, लॉज
तथा रास्तों पर पुलिस ने उन सभी को चेक करना शुरू किया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बावजूद भी पुलिस को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास किसी भी सीसीटीवी में वह दोनों लड़के नजर नहीं आए। ना तो वह ट्रेन से उतरते हुए ना कहीं बाहर जाते हुए दिखाई दिए, और ना ही किसी लॉज में, और ना रेस्टोरेंट में या होटल में, यानी कहीं भी किसी भी सीसीटीवी फुटेज में लड़के पुलिस को नजर नहीं आए थे। अब उन्हें पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर यह लोग गुजरात गए तो फिर गुजरात में कहाँ गायब हो गए। पुलिस भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए इस नतीजे पर पहुंची कि उस समय वसई से एक ट्रेन अहमदाबाद से होते हुए राजस्थान की ओर जाती है। ट्रेन बेंगलोर कर्नाटक से चलती है। ऐसा हो सकता है कि वह दोनों लड़के इसी ट्रेन में सवार होकर गुजरात से होते हुए राजस्थान की ओर जा रहे हों, और जब संतोष का मोबाइल फोन 10 सेकेंड के लिए स्विच ऑन हुआ था, उस समय उस ट्रेन के अहमदाबाद में रुकने का समय था। और अब पुलिस समझ गई थी कि वह दोनों लड़के स्टेशन पर नहीं थे, बल्कि वो ट्रेन में ही बैठे थे जो बेंगलुरु से वसई होते हुए राजस्थान की ओर जा रही थी। जब यह ट्रेन कुछ देर के लिए अहमदाबाद में रुकी थी तो इत्तेफाक से उसी समय संतोष का मोबाइल फोन 10 सेकेंड के लिए ऑन हो गया था। इसके बाद पुलिस ने वसई से लेकर गुजरात और गुजरात से राजस्थान की ओर जहां तक वो ट्रेन जाती है उस पूरे रूट की चेकिंग करनी शुरू की। पुलिस ने जब वसई रेलवे स्टेशन के कैमरे को खंगाला तो उन्हें वहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि वह दोनों लड़के वंशिता की हत्या वाले दिन सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहे हैं। संतोष और विशाल इंजन के पिछले वाले डिब्बे में चढ़े थे, और अब पुलिस को इस जांच में एक महत्वपूर्ण सुराग मिल चुका था, जिसमें पता चल गया था कि वह दोनों कौन सी ट्रेन में और किस डिब्बे में सवार हुए थे। नया गांव पुलिस ने यह सारी जानकारी अहमदाबाद और उसके आगे जितने भी रेलवे स्टेशन थे उन सभी रेलवे स्टेशन से कहा कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। उस इलाके में जितने भी रेलवे स्टेशन थे पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरे को चेक करती रही, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुंबई पुलिस ने सोचा कि यह दोनों लड़के अहमदाबाद गुजरात से राजस्थान की तरफ क्यों गए हैं या किसी और दिशा में क्यों नहीं गए। जब पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की तो पुलिस को पता चला कि संतोष मकवाना की दादी अहमदाबाद से 146 किलोमीटर दूर पालनपुर में रहती हैं। पुलिस को जब यह जानकारी मिली तो पुलिस को यकीन हो गया था कि हो ना हो वह दोनों पालनपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे होंगे। इसके बाद पुलिस ने पालनपुर रेलवे स्टेशन से संपर्क किया। मुंबई पुलिस ने उनसे कहा कि आप एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। पालनपुर रेलवे पुलिस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है, लेकिन वहां के किसी भी सीसीटीवी में दोनों लड़के ट्रेन से नीचे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए, या फिर सीसीटीवी कैमरे का एंगल कुछ ऐसा रहा हो कि वह लड़के कैमरे में कैद ना हुए हों, या फिर वह दोनों ट्रेन से उतरकर किसी और रास्ते से निकल गए हों और पुलिस को पता भी ना चला हो। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम पालनपुर पहुंची और उन्होंने संतोष की दादी के घर पर छापा मारा, लेकिन संतोष वहां भी नहीं मिला। इसके बाद दादी से और घर के अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई, लेकिन दादी ने साफ इनकार कर दिया। बल्कि दादी उल्टा पुलिस वालों से ही पूछने लगी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है और ना ही संतोष यहाँ आया है। लेकिन पुलिस को संतोष की दादी की बात और जिद करने के तरीके से शक होने लगा था कि शायद यह बुजुर्ग महिला अपने पोते को बचाने के लिए और उसके जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक पुलिस उस बुजुर्ग महिला के खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकती थी और ना ही जरूरत से ज्यादा शक्ति कर सकती थी, क्योंकि यह भी हो सकता था कि दादी सच बोल रही हो। कई दिन बाद जब पुलिस को लगा कि अब मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका है तो पुलिस ने एक बार फिर से उसकी दादी के घर पर दबिश दी, लेकिन इस बार भी वहां पर ना तो उन्हें संतोष मिला और ना ही उसका दोस्त विशाल। इधर उसकी दादी ने फिर से वही जवाब किया कि उसे नहीं पता है कि संतोष कहाँ है और आप लोग पता नहीं क्यों यहाँ आकर हमें परेशान कर रहे हो। इसके बाद मुंबई पुलिस निराश होकर पालनपुर से वापस लौटने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी पुलिस के पास एक गुमनाम नंबर से फोन आया
और उस फोन करने वाले आदमी ने बताया कि करीब 20 से 22 साल के दो लड़के उन्होंने पालनपुर में उसी महिला के घर में देखे हैं, जिस महिला के घर पुलिस टीम 2 बार छापेमारी कर नाकाम लौट चुकी है। पुलिस ने उस आदमी से पूछा कि आप कौन हो, तो शुरू में तो पुलिस को अपने बारे में कुछ भी बताने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे भरोसे में लिया तो उसने अपनी पहचान बता दी। दरअसल उस व्यक्ति से प्रॉपर्टी को लेकर कुछ झगड़ा चल रहा था। यानी एक तरफ से देखा जाए तो पुलिस को जिस व्यक्ति ने फोन किया था वह व्यक्ति संतोष की दादी का दुश्मन था और अब उसको लगा कि बदला लेने का यही सही मौका है, तो उसने यही सोचकर पुलिस को फोन करके सूचना दे दी। पुलिस ने एक बार फिर संतोष की दादी के घर पालनपुर में दबिश दी। इस बार संतोष और विशाल दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए और इस तरह संतोष और विशाल को पुलिस ने पालनपुर से अरेस्ट कर लिया। उन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस को 34 दिन तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को मुंबई लाकर उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो संतोष ने वंशिता की हत्या का जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि इस कहानी की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी। ऐसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 15 साल की वंशिता की मुलाकात संतोष से हुई। चूंकि वंशिता और संतोष दोनों ही मुंबई के रहने वाले थे, इसलिए वंशिता की सोशल मीडिया पर हर दिन संतोष से बातें होती रहती थी। इसी तरह बातचीत और चैटिंग करते करते वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वंशिता संतोष मकवाना से प्यार करने लगती है। इसके बाद वह एक दूसरे से मिलने लगे थे। संतोष के दोस्त विशाल का घर जुहू में था और उसी घर में संतोष अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड वंशिता राठौर के साथ जाता था और दोनों वहां पर एक साथ समय बिताते थे। फिर दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते थे और यह सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसी बीच वंशिता के घर वालों ने संतोष और वंशिता को एक साथ कहीं जाते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से वंशिता के परिवार वाले आग बबूला हो गए थे। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी को संतोष बहला फुसलाकर उसे अपने साथ लेकर घूम रहा है, तो इसी बात पर लड़की के घर वाले बहुत गुस्सा हो गए, जिसके चलते उन्होंने संतोष की अच्छी तरह पिटाई कर दी थी और वह भी उसकी गर्लफ्रेंड के सामने। उस दिन संतोष खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगा। इधर वंशिता ने भी पूरी तरह से दूरी बना ली। ना तो अब वह मिलने आती थी और ना ही उससे फोन पर बात करती थी, जिसकी वजह से संतोष और भी ज्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद संतोष वंशिता से आखिरी बार मिलने को कहता है कि प्लीज मुझसे आखिरी बार मिल लो। संतोष ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम पर पाबंदी लगा रखी है, मेरे साथ भी तो उन्होंने मारपीट की, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारा ब्रेकअप अच्छी तरह हो। वह मिलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब संतोष बहुत ज्यादा दबाव बनाने लगा तो वंशिता मान गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन यह आखिरी बार ही होगा क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उधर वंशिता के घर वाले अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे क्योंकि वंशिता स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इधर संतोष अपने दोस्त विशाल के जुहू वाले घर पर लेकर आ जाता है, जहां वह पहले भी मिला करते थे। इसके बाद संतोष वंशिता को मनाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वंशिता हर बार एक ही जवाब देती है कि वह अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। इधर संतोष भी वंशिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके मन में बदले की आग तो पहले ही भड़क रही थी कि हमारा रिलेशनशिप पहले की तरह ही चलता रहे, लेकिन वंशिता संतोष की पिटाई के बाद बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए अब वह संतोष के साथ रिलेशन में नहीं रह सकती थी। बस इसी बात को लेकर वंशिता और संतोष के बीच झगड़ा बढ़ जाता है और संतोष तो पहले से ही यह सोचकर आया था कि अगर वंशिता ने मिलने से इनकार किया तो वह उसे जान से मार डालेगा, इसलिए वह चाकू भी अपने साथ लेकर आया था। इसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और जब वह अपनी गर्लफ्रेंड पर हमले कर रहा था तब उसका दोस्त विशाल भी पास वाले कमरे में ही मौजूद था। जैसे ही विशाल ने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह कमरे से बाहर आ गया। इसके बाद विशाल ने वंशिता को पकड़ा और संतोष ने ताबड़तोड़ चाकू से वार करके
वंशिता की हत्या कर दी, जिसके बाद लाश की शिनाख्त न हो पाए, इसलिए उन्होंने वंशिता को विशाल के ही कपड़े पहना दिए। क्योंकि विशाल के घर में ही हत्या हुई थी तो उसी के कपड़े पहना दिए। इसके बाद उन्होंने एक बड़े से सूटकेस में उसकी लाश भर दी, लेकिन इससे उसकी बेवकूफ़ी ही कह लीजिए कि जिस पहचान को छिपाने के लिए उन्होंने लड़की के कपड़े बदले थे, वह सारे कपड़े उतार दिए जिस सूटकेस में उन्होंने वंशिता की लाश रखी थी, और फिर उस सूटकेस को उन्होंने अच्छी तरह से तैयार किया। इसके बाद वह दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकले और अंधेरी से विरार की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार हो गए। मुंबई में विरार के रास्ते पर नया गांव में वह उतर गए। नया गांव में उतरने के बाद वह दोनों वहां से थोड़ा और आगे परेरा नगर में पहुंच गए। वहां पर उनको जंगल दिखाई दिए, क्योंकि वह जंगल आबादी से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसी जंगल में उन्होंने उस सूटकेस को फेंक दिया जिसमें वंशिता की लाश थी। सूटकेस फेंकने के बाद संतोष और विशाल दोनों फिर से वापस रेलवे स्टेशन पर आए और ट्रेन में बैठकर वहां से पालनपुर के लिए निकल गए। विशाल और संतोष के इस पूरे बयान के आधार पर उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी सच्ची घटनाओं से आधारित कहानियाँ आपके लिए ला सकें। थैंक यू।